हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 36, ठीक है। मतलब 32 20, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। और ये 35 जो हमारे थे टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, विजन के 24 से 35 तक जो फुल टेस्ट थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये फुल टेस्ट है 36 है, एक 37 लॉन्च हुआ है, उसके बाद 38 लॉन्च हुआ है। तो सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज 36 का जो है फर्स्ट पार्ट है जी, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद कल जो है आपको मिल जाएगा सेकेंड वाला, इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। और इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज है विजन की, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लगभग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगभग 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज चलाता हूँ। अगर आप लोग किसी कोई भी जो पीसीएस का भी देना चाहता है तो मैं ध्येय आईएएस की जो होती है वो पीसीएस की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होती है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसका सब पूरा जो है लिंक नीचे दिया हुआ है, और उसकी प्लेलिस्ट भी हमने चैनल पे बना दी है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें कहा गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से सबसे संबंधित राज्यों द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें निर्धारित किया जाना था। तो फर्स्ट है ग्राम पंचायतों की शक्तियों और कार्य, सेकेंड है ग्राम तथा मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व, और थर्ड है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में अध्यक्ष पदों का आरक्षण। तो ये तीनों का इसमें प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, पंचायतों को मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो उसमें जो है 28 विषय शामिल किए गए थे। ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 243 के अंतर्गत, ठीक है। 243 ए से ओ तक, मतलब ए एम तक इसका जो है प्रोविज़न इसमें 28 विषयों का किया गया था। उसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जो ये पंचायतों की शक्तियाँ और कार्य जो थे ये 243 ए में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो ग्राम स्तर पर ग्राम और मध्य स्तर पर अध्यक्षों या प्रतिनिधित्वों के बारे में बात करें तो इसका सी में जो 243 सी में, और ये अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 243 डी में इसका प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। और ये जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा, इसका जो प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा, जो हमारी अनुसूची होती है उसमें 11वीं अनुसूची पंचायती राज्यों से ही संबंधित है, ठीक है। तो ये इतना फैक्ट था इसके बारे में, ताकि मैंने बता दिया, इससे कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप उसे टैकल करके ले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, तो इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीनों हमारे ये स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि बहमनी सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, इसे दक्षिण के अमीरों द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने तुगलक सुल्तान की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। सेकेंड है कि इसका क्षेत्र कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण गोदावरी तक विस्तृत था। और थर्ड है कि अपने पतन के साथ बहमनी सल्तनत 5 क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था। तो ये थर्ड वाला हमारा सही है, क्योंकि ये 5 जो है स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था। इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो अहमदनगर एक था, उसके बाद बीजापुर था, बीदर था, बरार था और गोलकुंडा था, ठीक है। ये 5 स्टेटों में बटा हुआ था। और ये जो कहा गया है सेकेंड वाले में, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि ये कावेरी नदी नहीं है, कृष्णा। और ये तुमको देखने को मिलेगा जो हमारा ये क्षेत्र था नर्मदा नदी, कृष्णा और नर्मदा नदी के बीच वाला क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र आपको, इसके बीच का जो क्षेत्र था वो इन्हीं राज्यों के मतलब कंट्रोल में था। और जो ये अरब सागर से, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी तक ये पूरा क्षेत्र को देखने को मिला था, कृष्णा और नर्मदा नदी के बीच वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड गलत हो जाता है। फर्स्ट में भी सही है, क्योंकि ये दक्षिण अमीरों द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने तुगलक तुगलक सुल्तान की दमनकारी नीतियों के लिए विद्रोह किया था, ठीक है। और इसकी स्थापना जो की थी जो अब्दुल मुजफ्फर अली बहमन था, ठीक है, इसने इसकी स्थापना की थी 1347 में, ठीक है। इसकी पहली राजधानी थी गुलबर्गा, ठीक है। तो ये आप लोग ये भी फैक्ट याद रख सकते हैं। इससे पहले देखो, ये आपको देखने को मिलेगा यही स्टेटमेंट पूछे जा चुके हैं। अब देखो इसे उलट कर दे दिया है। तो ये देखो इधर उधर होते रहते हैं, तो इसका फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है, ताकि कहीं भी से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको टैकल कर ले जाएं, ठीक है। तो हमारा इसमें फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाता है, सेकेंड हमारा गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, 1 एंड 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए सहायता उपायों की घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें दीर्घ अवधि से लंबित उधारों की पूर्ति हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए अपने उधार सीमा
में 5% तक की वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई है। राज्यों को बाजार उधार सीमा में वृद्धि हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें अधिरोपित की गई हैं? कि मतलब जो राज्यों को जो सकल घरेलू उत्पाद में को के जो जितना सकल घरेलू उत्पाद था उसमें मतलब 5% और आप उधार ले सकते हैं, उसकी वृद्धि की गई, उसके बारे में बताना है। बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज लिखी, तभी मैंने लेमैन में उसको समझा दिया है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, बस वही दीर्घ जो हमारा लोन होता है लॉन्ग टर्म वाला, उसी के बारे में बात किया है कि 5% की इसमें वृद्धि की गई राज्यों में। तो इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, सार्वभौमिकरण। सेकेंड है कि व्यापार की सुगमता में सुधार। थर्ड है कि शहरी स्थानीय निकायों में राजस्व में वृद्धि। और फोर्थ है कि राज्य विद्युत वितरण में सुधार। तो ये चारों के चारों जो पैरामीटर हैं इसको कहा गया है, इसी के आधार पर जो है इसमें 25% के आधार पर इसको बांटा गया, उसी के आधार पर आप उधार ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया कि मौर्य काल के दौरान कला और स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है लकड़ी प्रकोष्ठ निर्माण हेतु उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री थी। और सेकेंड है कि उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड का निर्माण इस काल में इससे संबंधित है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो मौर्य काल में था तो ये पॉलिशदार और मृदभांडों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, और ये जो प्रकाष्ठ और लकड़ी का उपयोग किया जाता था, क्योंकि यहाँ जो ये जो मगध राज्य था मौर्य का, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी के किनारे स्थित था और ये हिली एरियाज में भी था। तो यहाँ से इनको हाथी भी मिल जाता था, लकड़ी भी मिल जाती थी और उपजाऊ मृदा मतलब भूमि भी मिल जाती थी, इसीलिए ये बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करता था, ठीक है। और तो इसी के लिए, और ये इसमें जनते इसमें पक्की ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया है। और आहत सिक्के और लोहे के शस्त्र बनाने के लिए लौह भंडार भी यहाँ पर आपको झारखंड वाले क्षेत्र में मिल जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये समृद्ध था, उस समय का बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लीवेज अनुपात संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कि बैंक की टियर 1 पूंजी में इसकी कुल संपत्तियों से अनुपात को। सेकंड है कि बैंक द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने हेतु धात्विक उच्च तरल अनुपात के भाग में को। सेकेंड सी है ऑप्शन की पूंजी के जोखिम भारित परिसंपत्तियों से अनुपात को। और डी है कि आरबीआई के साथ नगद के रूप में रखे जाने हेतु बैंक की कुल जमा राशि के लिए आवश्यक प्रतिशत। तो देखो जो इसमें कहा गया है कि लीवेज अनुपात के बारे में, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही होता है, क्योंकि जो है ये बैंक की टियर 1 पूंजी के इसकी कुल परिसंपत्ति के अनुपात को कहते हैं। और इसी के अंतर्गत जो क्या होता है, जो हमारी रखी गई संपत्ति होती है, जैसे मतलब ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट दोनों मदों को इसमें शामिल किया जाता है, ताकि इनको जो है आसानी से तरलता में परिवर्तित किया जाए कि अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है, जो उनके जो पूंजीपत जो बैंकिंग जो क्राइसिस आता है उसके संबंध में ये संपत्ति रखी जाती है, ठीक है। और ये जो आपको सारी संपत्ति जो होती है ये बेसल नाम होते हैं, ठीक है। बेसल नाम थर्ड के आधार पर इन्हें जो है सुरक्षित किया जाता है। बैंकिंग पर्यवेक्षक पर बेसल सहित समिति जो होती है BCBS होती है उसी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं इसको। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो फर्स्ट है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। बी ऑप्शन है कि वर्ल्ड पीस काउंसिल। और सी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। और डी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोध कार्यालय। तो देखो इसका ए ऑप्शन सही है, जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस होता है इसी के अंतर्गत जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है जारी किया जाता है, ठीक है। और ये जारी जो है इसमें जो टोटल कंट्री की बात करें तो 163 देश इसमें सम्मिलित हैं। और इसमें जो है विश्व की 99.7% जनसंख्या इसमें सम्मिलित कर ली गई है, ताकि जो है आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं उनके उपचारात्मक की कहाँ कितना क्राइसिस है, कितना आतंकवादी विचारधारा फैल रही है, कहाँ ज़्यादा मतलब अटैक हो रहे हैं, उन सब के बारे में विचार विमर्श के लिए ये बात करता है, क्योंकि उसी के बारे में ताकि उनको जो है निपटा जा सके, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आतंकवादी जो है ये हुए थे और इनका जो है 2000 से इनको जो है शुरू किया गया है ये इंडेक्स को, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट में कहा गया है कि भारतीय और अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि भारतीय और अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता केवल केंद्र एवं राज्यों के मामले से संबंधित विषयों तक सीमित है। सेकेंड है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में संसद द्वारा वृद्धि की जा सकती है, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक शक्तियां सीमित है, क्योंकि वह संविधान द्वारा
प्रदत्त हैं। तो ठीक है, तो इसके बारे में ये बात करता है। तो देखो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो ये देखने को मिलेगा भारतीय उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियाँ संसद इसमें वृद्धि भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो इसकी शक्तियाँ होती हैं जो अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की, ये सीमित होती हैं और ये संविधान द्वारा ही प्रदत्त होती हैं। तो इसमें जो है संविधान द्वारा भारत में तो प्रदत्त की ही गई हैं, लेकिन उसमें शक्तियों में संसद भी उसमें वृद्धि कर सकती है। तो दोनों इसमें जो है ये हैं, ठीक है, कि विधि बनाकर कोई जो है अधिकार दे सकती है उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, और ये जो फर्स्ट में कहा गया है कि भारतीय अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकार का केवल राज्य और केंद्र राज्य मामलों में ही तक सीमित है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा जो हमारा भारतीय उच्चतम न्यायालय है, ये संघीय जो आरंभिक जो अधिकारता है ये संघीय मामलों के लिए जो है, और ये सलाहकारी इसमें जो है सलाहकारी उसको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये केवल संघीय मामलों के लिए ही मतलब इसको सम्मिलित किया गया है। लेकिन अगर आपको देखने को मिलेगा अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की बात करें तो इसमें देखो संघीय भी होता है, उसके बाद नौसैनिक होता है, सामुद्रिक जो भी मामले होते हैं, और जो है ये राजदूतों से संबंधित जो मामले होते हैं, इन सब को सम्मिलित किया गया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अपीली, देखो भारत का जो उच्चतम न्यायालय का जो कोर्ट होता है उसको संवैधानिक, सिविल और आपराधिक मामले जो है अपीली क्षेत्र के मामले में अधिकारिता प्राप्त होती है। लेकिन अपीली क्षेत्र के बारे में अगर तुम देखने को पाओगे, जो अमेरिका का उच्चतम न्यायालय होता है, ये क्या होता है कि केवल इसमें संवैधानिक अपीली जो अधिकार होते हैं वो संवैधानिक ही इसमें निर्णय लिए जा सकते हैं, ना कि कोई अन्य। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपको विशेष रिट जारी करने की जो शक्ति होती है वो भी हमारे उच्चतम न्यायालय को है भारत में। लेकिन यहाँ अमेरिका में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। और हमारा जो न्याय है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्याय की जो प्रक्रिया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत है। लेकिन जो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी, ये जो सामयिक प्रक्रिया होती है, विधि की सामयिक प्रक्रिया, उसके अंतर्गत न्याय दिया जाता है। और भारत में एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा रखी गई है, लेकिन अमेरिका में पृथक न्यायपालिका है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। तो हमारा इसमें केवल सेकेंड ऑप्शन सही है, मतलब सेकेंड सही है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, फर्स्ट गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि संसदीय विशेषाधिकार के स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो फर्स्ट है कि भारतीय संविधान और दोनों सदनों के नियम, संसदीय परंपरा, तो ये तीनों को शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि इनका संवैधानिक प्रोविजन की बात करें तो 105 आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, और ये दोनों सदनों के जो नियम होते हैं उसके अंतर्गत भी हैं, संसदीय परंपरा के अंतर्गत भी हैं। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे जो हमारा न्यायिक निर्वाचन होता है, ठीक है, उसमें भी इनमें ये जो है विशेषाधिकार प्राप्त है संसदीय, और संसद द्वारा विधि बनाकर भी ये विशेषाधिकार बनाए जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई इसमें संसद द्वारा कोई विशेष विधि बनाई नहीं गई है इसके संबंध में, जो है संसदीय विशेषाधिकार है। ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कि हाल ही में आरंभ किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया योजना में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% बजटीय व्यय आवंटित करना है। सेकंड है कि इसका उद्देश्य भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाने के लिए भूमि और श्रम विधियों को सुव्यवस्थित करना है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में, क्योंकि ये इसका उद्देश्य था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाने के लिए भूमि और श्रम विधियों में सुव्यवस्थित करना उसके नियमों में। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। लेकिन ये जो मेक इन इंडिया के संबंध में 10% बजटी का बात करता है तो ये गलत है, क्योंकि ये मेक इन इंडिया के संबंध में नहीं था। ये आपको देखने को मिला था जो कोविड-19 की जो ये महामारी फैली हुई थी उसी के संबंध में इन्होंने आर्थिक प्रोत्साहन और व्यापक प्रणालीगत अवसंरचना सुधार के बारे में ये बात की थी इसमें। और इसमें 20 लाख करोड़ मतलब बजट का जो सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का 20 लाख करोड़ रुपया जो है आवंटित किया था, जिसमें जो है लेबर, लिक्विडिटी और लाज को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, ताकि उसका जो है उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, तो हमारे जो सही हो गया सेकेंड बी ऑप्शन सही हो गया, मतलब केवल 2 और फर्स्ट हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य उत्पादन के समुद्री और अंतर्देशीय दोनों क्षेत्रों को विकसित करना है। सेकेंड है इसे केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्रीय प्रायोजित दोनों प्रकार की योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। थर्ड है कि इसका उद्देश्य 2024 से 25 तक मत्स्य क्षेत्र की निर्यात आय को दोगुना करना है। तो देखो इसमें जो देखने को मिलेंगे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये अंतर्देशीय और
क्षेत्र मतलब समुद्री दोनों को कवर करता है। और उसके साथ साथ जो ये केंद्र प्रायोजित और क्षेत्र प्रायोजित दोनों प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा। और इसमें जो है 2024-25 तक इसको देखने को मिलेगा, इसमें दोगुना निर्यात करने की बात की गई है। क्योंकि जो अभी आपको देखने को मिलेगा वर्तमान अगर निर्यात की बात करें तो लगभग 47,000 करोड़ रुपए का निर्यात होता है, लेकिन ये 2024-25 तक 1 लाख करोड़ तक इसका निर्यात करने की योजना मतलब टारगेट रखा गया है। और इसका जो प्रोडक्शन अभी जो हो रहा है इस समय तो 137 लाख करोड़ मिलियन टन हो रहा है, ठीक है। और इसका जो है 24-25 तक लक्ष्य रखा गया है 2020 लाख मिलियन टन तक, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाते हैं मत्स्य संपदा योजना के संबंध में। और इसकी स्थापना की इसकी योजना को चलाया कब गया था अगर इसकी बात करें तो इसे जो 2019-20 का बजट था उसी में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। चलते नेक्स्ट में कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रही बीजिंग +25 पहल का उद्देश्य। तो फर्स्ट है कि विकासशील देशों में लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करना। सेकेंड है कि 2025 तक ब्रिक्स राष्ट्रों में बाल मृत्यु दर को 25% तक कम करना। और थर्ड है कि 2030 तक वैश्विक तापन प्रभाव में 25% की कमी करना। थर्ड है कि डी ऑप्शन बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की प्रगति की समीक्षा करना और इसके कार्यान्वयन में बाधक चुनौतियों की पहचान करना। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की प्रगति करने की जो समीक्षा थी उसकी समीक्षा करना, उसके कार्यान्वयन में बाधक चुनौतियों की पहचान करना। क्योंकि ये आपको अभी देखने को मिली थी जो 25वीं आपको देखने को मिली थी जो ये समिट हुई थी, ठीक है। बीजिंग प्लेटफॉर्म और एक्शन की जो ये 25वीं समिट हुई थी। और फोर्थ जो है ओमेन समिट हुई थी, ठीक है। विश्व महिला समिट हुई थी, ठीक है। तो उसमें ये क्या करता है कि जो महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु मतलब एक एजेंडा इसमें एजेंडा को विश्व स्तर पर मतलब बात करता है महिलाओं के सशक्तिकरण की। और इसके साथ साथ ये लैंगिक समानता पर भी जोर देता है। उसी के संबंध में जो है 25वीं इसकी समिट हुई थी, तो उसी के बारे में ये था, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड यानी PNGRB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह एक सांविधिक निकाय है। सेकेंड है कि यह गैस और पेट्रोलियम और शहरी स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क हेतु ट्रांसमिशन पाइपलाइनों को बिछाने और उनके विस्तार की प्रक्रिया को विनियमित करता है। थर्ड है कि इसके विवादों के समाधान हेतु एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये कहा गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं क्योंकि ये सांविधिक निकाय है। क्योंकि जो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक एक्ट था, ठीक है, 2006 उसी के अंतर्गत इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था, ठीक है, तभी बनाया गया था। और ये दोनों इसके कार्य भी हैं। तो हमारा जो है ये सारे के सारे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है मदालसा चरित और सत्यवुद परिणया और जाम्बवती कल्याणम निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सेकंड है कृष्ण देवराय और थर्ड है कि पुलकेशिन द्वितीय, फोर्थ डी है कि हर्षवर्धन। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। कृष्ण देवराय से ही संबंधित है क्योंकि ये संस्कृत में लिखे इनके साहित्यिक रचनाएं हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत इसके साथ साथ इन्होंने एक मतलब तेलुगु साहित्य भी लिखा है जिसका नाम है अमुक्ति माल्यद, ठीक है, इसकी रचना भी की है। और इन्हीं जो ये आपको कृष्ण देवराय देखने को मिलेंगे, ये विजयनगर साम्राज्य के महान शासकों में से एक थे। और इनके समय में आपको 8 मतलब अष्टदिग्गज मतलब 8 महान कवि इनके दरबार में रहते हैं क्योंकि ये कवियों को जो है संरक्षण ये जो विजयनगर साम्राज्य प्रदान करता था, ठीक है। तो ये भी फैक्ट इनके बारे में याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो फर्स्ट है कि यह एक सांविधिक निकाय है जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। सेकेंड है कि यह अध्यापक शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को संस्तुति प्रदान करता है। थर्ड है इसे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा नियोजित कराने के लिए उत्तरदायी सुपुर्द किया गया है। तो ये गलत है क्योंकि ये जो है पात्रता जो केंद्रीय शिक्षा पात्रता है इसके लिए इसको सुपुर्द नहीं किया गया है। ये आपको देखने को मिलेगा जो है CBSE है, ठीक है। CBSE दिल्ली द्वारा इसे जो है केंद्रीय शिक्षा पात्रता मतलब CBSE दिल्ली द्वारा इसे शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने के लिए मतलब सीटेट आयोजित कराने के लिए ये इसका प्रोविज़न किया गया है, ना कि जो केंद्रीय शिक्षा पात्रता, ठीक है, वो मतलब केवल केंद्रीय शिक्षा पात्रता इसको अध्यापक मतलब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का ये कार्य नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा ये जो हमारा कहा गया है सेकेंड में कि ये अध्यक्ष और सेकेंड में अध्यापक
शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को संस्कृति प्रदान करती है। तो स्टेटमेंट हमारा सही है और ये सांविधिक निकाय तो है, ठीक है, ये सांविधिक निकाय है, लेकिन ये जिसे शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इसे नहीं रखा गया है, इसे आपको राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक एक्ट के अंतर्गत रखा गया है। 1993 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है, ना कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो सेकेंड स्टेटमेंट इसमें केवल सही है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ राज्य विधानमंडल में भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि पीठासीन अधिकारी सदस्यों को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। सेकेंड है राज्य विधानमंडल में अंग्रेजी को सदन की भाषा के रूप में जारी रखने या समाप्त रखने का निर्णय लेने के लिए संसद अधिकृत है। तो ये गलत है, संसद यही नहीं, ये राज्य विधायिका का जो ये काम है, ना कि संसद का, ठीक है। वो चाहे तो जारी रख सकती है या मतलब उसे समाप्त कर सकती है अंग्रेजी भाषा को, ठीक है। और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्टिकल 200 जो है आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 210 के अंतर्गत, ठीक है। ये अंग्रेजी या मतलब हिंदी भाषा को ये राज्य पीठासीन अधिकारी जो विधायिकाओं में जो राज्य विधानमंडल की भाषा हो सकती है उसमें जो है पीठासीन अधिकारी अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति भी दे सकता है, ठीक है। तो ये मतलब आर्टिकल 210 के अंतर्गत किया गया है। तो हमारा सेकेंड जो आपको मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया, तो ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन केवल एक हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 16 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रामसर स्थल है। तो ए ऑप्शन बिहार बी है, त्रिपुरा सी है, मेघालय और डी आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड। तो देखो ये बी ऑप्शन इसका सही है, त्रिपुरा में रामसर कन्वेंशन है, बिहार, मेघालय, उत्तराखंड तीनों में रामसर कन्वेंशन नहीं है। रामसर कन्वेंशन क्या है, इसमें आर्द्र भूमियों का एक मतलब जो पर्यावरणीय दृष्टि से अच्छी हैं और वो ख़त्म हो रही हैं कोई पॉल्यूशन की वजह से, मानवीय गतिविधियों के हस्तक्षेप की वजह से, तो उन्हीं के संरक्षण की बात करता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में यूनेस्को द्वारा। इसकी जो है इंटरगवर्नमेंटल जो कि विश्व स्तरीय इंटरगवर्नमेंटल मतलब अंतर सरकारी पर्यावरणीय एक सम्मेलन है, मतलब कन्वेंशन है, समिति, ठीक है, कन्वेंशन है। तो उसी के बारे में इसकी स्थापना की गई थी ताकि उसमें जो है इनको रखा जा सके। तो ये जो आप लोग याद रख सकते हैं। और ये इसमें आपको देखने को मिलेगा अभी 10 साइटों को जो है भारत की 10 साइटों को उसमें शामिल किया गया है। तो अभी टोटल 37 साइटें हो गई हैं, ठीक है। रामसर कन्वेंशन में भारत की सबसे ज़्यादा साइटें किस राज्य में है, तो यूपी में 7 है। और जो है ये आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको देखने को ये मिलेगा कि जो महाराष्ट्र की है वो इस बार केवल पहली एक साइट रखी गई है, जो मधेपुरा एक साइट है, ठीक है, उसी के बारे में वो मतलब पहली साइट है उसके बारे में, ठीक है। तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। और इस जो ये रामसर कन्वेंशन 1971 में बना था, इसे 1975 में लागू कर दिया गया था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं इसके बारे में इतने फैक्ट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो पद दिए ही हैं, मौसम और जलवायु से संबंधित अवयव दिए हैं। तो आइसोहेल के बारे में बात करता है कि वार्षिक औसत वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। आइसो हाइट के बारे में तो समान सूर्य ताप अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोनेफ के बारे में बात करें तो मेघा आच्छाद के समान स्तर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। तो देखो ये थर्ड तो सही है, क्योंकि मेघा आच्छाद के समान स्तर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आइसो हाइट होती है ये वार्षिक औसत वर्षा वाले जो समान स्तरों वाली रेखा उसको जोड़ती है। और आइसोहेल को आपको देखने को मिलेगा समान सूर्यताप अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए, थर्ड हमारा सही हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आइसो बार होती है जो वायुमंडलीय दाब की समान वायुमंडलीय दाब वाली रेखा होती है। और आइसोथर्म की बात करें तो ये तापी रेखा होती है। और हेलाइन की बात करें आइसो हेलाइन, ये लवणता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये मतलब पूछे जा चुके हैं और जा भी सकते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सी सही हो गया, ठीक है, केवल 3 सही है इसमें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें बताना है कि निर्वाचन आयोग को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह उस प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे जिससे राज्य को लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सके। सेकेंड है कि वर्तमान में लोकसभा में सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार किया जाता है, जबकि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाता है। तो देखो जो ये कहा गया है सेकेंड गलत है, क्योंकि लोकसभा सीटों का आवंटन तो 1971 के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन प्रादेशिक सीटों का जो आवंटन किया जाता था पहले, जो आपको देखने को मिला था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसमें 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये इसमें था
कि 2026 तक ये तो सीटों का जो परिसीमन आयोग का मतलब गठन नहीं होगा, ये जितना कर दिया गया उतना ही है। 2026 के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। लेकिन जो इसमें कहा गया था कि जो ये 2011 का कहा गया, ये 2001 का नहीं, ये 1991 का था, ठीक है। 1991 की जनगणना के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के लिए बात करता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, फर्स्ट वाला हमारा सही है। नहीं, इसमें जो आपको देखने को मिला ये भी गलत है फर्स्ट वाला, क्योंकि जो ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता, ये संसद का काम होता है, ठीक है। ये संसद का काम होता है, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग का, क्योंकि इसका अधिकार होता है कि प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे जिस राज्य की लोकसभा सीटों में आवंटन प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किया जा सके। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सही हो जाता है डी ऑप्शन, ठीक है। ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें कहा गया है कि टिड्डी चेतावनी संगठन LO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। और सेकंड है यह अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्रों में मरुस्थली टिड्डी की निगरानी और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन नहीं है और ना ही ये एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो सहकारिता विभाग होता है उसी के अंतर्गत ये कार्य करता है, ठीक है। तो हमारा ये सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है, केवल 2 बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यदि कोई सीधी रेखा में चेन्नई तट से दिल्ली की यात्रा करने का निर्णय करता है तो निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रृंखलाओं को रास्ते में पार करने की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट है कि विंध्य पर्वतमाला, सेकेंड है राजमहल पर्वतमाला, और थर्ड है कि हरिश्चंद्र पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला। तो देखो इसमें जो देखने को मिलेगी तो ये विंध्य और सतपुड़ा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये विंध्य जो होती है और सतपुड़ा है ये MP में पड़ती हैं, ठीक है। तो जो हम चेन्नई से सीधे चलेंगे, ठीक है, जब चेन्नई से सीधे चलेंगे तो ये विंध्य और सतपुड़ा 2 श्रेणियाँ पार करेंगे। लेकिन हरिश्चंद्र है ये महाराष्ट्र में पड़ जाती है वेस्ट में, और जो ये राजमहल की है ये वेस्ट बंगाल में, मतलब ये झारखंड में पड़ जाती है, ठीक है, पूर्व में। तो ये दोनों हमारी से हम नहीं गुजरेंगे, ठीक है। तो हमारा 1 और 4 सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 21। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत और अजरबैजान। तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का सदस्य है। तो इसमें देखो पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है और भारत है, ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे इसके सदस्य हैं। तो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 सी ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन जो आपको देखने को मिलेगा अजरबैजान, इसको डायलॉग पार्टनर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, SCO का डायलॉग पार्टनर है। लेकिन अफगानिस्तान की बात करें तो ये पर्यवेक्षक का दर्जा इसको प्राप्त है, ठीक है, अफगानिस्तान को। और जो SCO संगठन है ये 8 देशों का संगठन है, ठीक है। इसमें तो 8 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, और इसके जो आपको देखने को मिलेंगे संस्थापक जो सदस्य आपको देखने को मिलेंगे वो मतलब 6 हैं। जैसे मतलब चीन था, शुरुआत में चीन था, रूस था, और उसके बाद था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 6 कंट्री थी। उसके बाद 2017 में जो समिट हुई थी उसमें जो है भारत को, मतलब इंडिया और पाकिस्तान शामिल हुआ था। तो ये भी याद रख सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में चीन में हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जल और दूध के मिश्रण में प्रकाश की चमक, सेकेंड है कि नीले नेत्रों की उपस्थिति, और सघन वन के बितान यानी कैनोपी से सौर्य प्रकाश के गुजरने पर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो उपयुक्त घटनाओं में से किसमें टिडल प्रभाव का अवलोकन किया जा सकता है। तो देखो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों में टिडल प्रभाव की घटना देखी जाती है, ठीक है। टिडल प्रभाव होता क्या है अभी नहीं समझ में आ गया है, अभी हम बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। टिडल प्रभाव मतलब एक प्रकाश किरण पुंज के एक कोलाइडी से होकर गुजरने वाले प्रकाश प्रकीर्णन को कहते हैं ये टिडल प्रभाव। तो इसमें सब में जो है ये ऐसी घटनाएं आपको कोलाइडी पुंज से होकर गुजरने वाले इसमें प्रकाश में प्रकीर्णन दिखाई पड़ता है, इसीलिए ये सारी घटनाएं इससे संबंधित हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन कारकों से गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग के प्रारंभिक संकेंद्रण को बढ़ावा मिला है। तो प्रचुर मात्रा में काली मृदा, आर्द्र जलवायु और बंदरगाह सुविधा, ठीक है। तो देखो ये तीनों के तीनों आपको स्टेटमेंट सही मिलते हैं, क्योंकि जो है काली मृदा में कपास बहुत अच्छी मात्रा में और उपजाऊ है कपास के लिए ये मिट्टी, क्योंकि ये कपास की काली मिट्टी के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है। तो इसमें कपास अच्छा होता है, और कपास जो है सूती वस्त्र के लिए एक मतलब रॉ मटेरियल है। और आर्द्र जलवायु भी यहाँ देखने को मिलती है, और बंदरगाह की सुविधा है जो हम मतलब अपना
माल तैयार करके विदेशों में भी भेज सकते हैं और मार्केट भी यहाँ पे है और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे श्रम भी सस्ता है, ठीक है। तो सारी की सारी जो है आपको स्थितियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है सूती वस्त्र उद्योग लगाने के लिए। और पहली जो मतलब सूती वस्त्र कारखाना लगाया गया था, यांत्रिक कारखाना, ये 1854 में मुंबई में लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 24 इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुषाणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इनका प्राचीन रेशम मार्ग पर नियंत्रण था। सेकेंड है कि कुषाण द्वारा जारी किए गए सिक्कों के पृष्ठ भाग में देवताओं के चित्र उत्कीर्ण थे और कवि अश्वघोष इनके समकालीन थे। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनके मतलब तीनों जो इसमें जो कुषाण के बारे में कहा गया है कि तीनों स्टेटमेंट ये सही है। और कुषाण का जो सबसे प्रतापी राजा था, मतलब महान राजा था, ये था कनिष्क, ठीक है। और ये जो अश्वघोष थे इनके दरबारी कवि थे और इन्हीं के समकालीन थे और इन्होंने बुद्धचरित की रचना भी की थी। और ये जो रेशम मार्ग था इसमें आपको पेशावर और तक्षशिला और इसके साथ साथ मथुरा को भी ये जोड़ता था, ये रेशम जो मार्ग था, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हो जाता है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 25 इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। तो कोटा है, थिरुभुवनम है और चेट्टीनाड है। तो उपयुक्त में से साड़ियों या वस्त्रों के उत्पादन है तो प्रसिद्ध है। तो केवल तो इसमें देखो, इसमें तीनों के तीनों ये जो देखने को मिलेगा तीनों साड़ियों और वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि कोटा में भी जो है महीन साड़ी की साड़ी जो होती है उसको बनाई जाती है, ठीक है। और त्रिभुवन ये तमिलनाडु है, ठीक है, कोटा राजस्थान में है और त्रिभुवन ये राजस्थान में, ये भी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और चेट्टीनाड ये भी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और ठीक है, त्रिभुवन और चेट्टीनाड की जो साड़ियाँ हैं इन्हें जीआई टैग भी दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प फंक्शनल रेडंडेंसी यानी कार्यात्मक अतिरेक का सटीक वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि यह सामान्य के बजाय उच्चतर ऊर्जा अंतरण क्षमता वाला प्रजातिगत अंतर क्रिया का विशिष्ट लवणवत स्थिरीकरण है। और सेकेंड है यह विशेष अवस्था है जिसमें कोई प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र को किसी भी रीति से प्रभावित किए बिना किसी अन्य प्रजाति को प्रस्तापित कर देती है। सी ऑप्शन है कि यह अद्वितीय प्रकारों का समुच्चय है जो किसी विशिष्ट खाद्य जाल में अपनी भूमिका हेतु विलक्षण होते हैं। और फोर्थ है कि देखने को मिलेगा यह वर्णन करता है कि प्रत्येक जीव किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक अद्वितीय संबंधपरक अवस्थिति स्थापित करता है। तो देखो ये इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो ये इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक वर्णन, अच्छा वर्णन करता है, क्योंकि यह एक विशिष्ट अवस्था होती है जिसमें कोई प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र को किसी भी रीति से प्रभावित किए बिना किसी अन्य प्रजाति को प्रस्थापित कर देती है। ये मतलब कार्यात्मक अतिरेक है, यानी फंक्शनल रिडेंसी है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा 27, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान मतलब संविधान विभिन्न प्रकार की नगर पालिकाओं के सृजन हेतु प्रावधान करता है जो प्रशासनिक क्षेत्र के इस वर्गीकरण पर निर्भर करता है कि क्या कोई क्षेत्र एक नगरीय क्षेत्र से लघुत्तर एक बृहद नगरीय क्षेत्र है अथवा एक ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की ओर संक्रमणशील क्षेत्र है। यह संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन इस प्रयोजनार्थ क्षेत्र के प्रकार को निर्दिष्ट करता है। तो इसमें देखो जो ये क्षेत्र होता है मतलब एक संक्रमणशील क्षेत्र होता है, जो मतलब शहरी और जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके जो बीच का क्षेत्र होता है उसे ही संक्रमणशील क्षेत्र बोलते हैं। तो इसी के बारे में बात करता है कि इसे कौन मतलब प्रशासनिक क्षेत्र की इकाई को वर्गीकृत करता है, उसके बारे में बात करता है कि कौन निर्धारित करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो ए ऑप्शन है कि भारत का महारजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त का कार्यालय, सेकेंड बी है कि परिसीमन आयोग, सी है राज्यपाल और डी है मतलब भारत का राष्ट्रपति। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये राज्यपाल जो है निर्दिष्ट करता है, क्योंकि ये राज्य के अंदर की बात होती है और संक्रमण क्षेत्र होता है, तो ये राज्यपाल इसको जो है वर्गीकृत करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मैकडॉनल्ड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पुलिस सुधार से, ए ऑप्शन बी है अकाल राहत रणनीति से, और सी ऑप्शन है कि भारत में मौद्रिक स्थिति से, और डी है श्रम आयोग से। तो देखो ये बी ऑप्शन सही है, जो अकाल आयोग रणनीति थी ये मैकडॉनल्ड आयोग से संबंधित थी। इसकी स्थापना आपको देखने को मिली थी 1999 से 2000 में की गई थी और इसकी जो रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी 2001 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। और ये जो अब देखने को मिली थी जो इनकी सरकार थी लॉर्ड कर्जन जो थे, ठीक है, उन्हीं के सरकार में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि विधान परिषद के संबंध में विधान परिषद के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विधान परिषद का जो सभापति होता है फर्स्ट है उसमें उसे राज्य विधानमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। सेकेंड है उसे परिषद के साधारण बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये गलत है,
जो ये राज्य विधान परिषद का सदस्य है उसको 14 दिन की पूर्व नोटिस दी जाती है। उसके बाद तत्कालीन जो सदस्य हैं उनकी मतलब सब लोगों द्वारा मतलब सर्वसम्मति से तत्कालीन समस्त सदस्यों द्वारा जो पारित संकल्प होता है उसके द्वारा इसे हटाया जाता है, ठीक है, 14 दिन की पूर्व नोटिस के बाद। और उसे जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त नहीं किया जाता है राज्यपाल द्वारा, क्योंकि ये अपने सदस्य जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनमें से ही एक चुना जाता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत हो जाते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 30 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो सुर्खियों में रहे बांध और नदी के बारे में बात करना है। तो डायर भाषा बांध, सिंधु नदी, ग्रेट इथोपियन रेनेसा बांध ये नील नदी पे है और ब्लू नील पे, और नुओ झाड़ू बांध तो ये मेकांग पे है। तो तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो डायर भाषा बांध है ये अभी बहुत चर्चा में था, क्योंकि चाइना द्वारा ये जो पीओके वाला क्षेत्र है, ठीक है, लद्दाख में, उसमें ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है अभी हाल ही में, इसीलिए ये मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसीलिए ये है। और ग्रेट इथोपियन रेनेसा बांध ये जो है ब्लू नाइल में जो आपको इथोपिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। और नुओ झाड़ू बांध ये चाइना में है मेकांग नदी पर, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट ये हमारे सही हो जाते हैं, डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में रजिया सुल्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला थी। सेकेंड है उसे इल्तुतमिश द्वारा अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था और उसे चहलगानी प्रणाली को समाप्त किया था। तो ये गलत है, चहलगानी प्रणाली को रजिया सुल्तान ने समाप्त नहीं किया था। ये जो 1266 में जो बलबन था, ठीक है, बलबन जो दिल्ली सल्तनत का शासक बना था, ठीक है, उसी ने इसको समाप्त किया था। और ये जो चहलगानी थी क्या कि ये 40 सरदारों का, ये तुर्क सरदारों का एक मतलब समूह था, जो क्या करता था कि मतलब जो शासक निर्माता था, मतलब शासक को बनाता था, इसी के आधार पर शासक को मतलब जो मध्यकालीन इतिहास के भारत में जो दिल्ली सल्तनत में हुआ था, ठीक है, वो यही लोग निर्धारित करते थे कि कौन शासक बनेगा, ठीक है। इनका वर्चस्व बहुत ही ज़्यादा था, तो ये किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और ये फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी थी और सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला मुस्लिम थी, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 सही हो जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 32। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है पत्रिका दी गई है और प्रकाशक है कि कौन है। तो स्वदेश मित्रन तो GS अय्यर और अमृत बाजार पत्रिका GK गोखले और सुधारक शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो देखो अमृत बाजार पत्रिका को शिशिर कुमार घोष ने इसकी रचना की थी, ठीक है, मतलब इसका संपादन किया था, प्रकाशन किया था। और सुधारक जो पत्रिका थी उसकी GK गोखले ने की थी, ठीक है। तो ये तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट है हमारा स्वदेश मित्रन, ये GS अय्यर ने इसकी जो है इसका प्रकाशन किया था, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि उष्ण कटिबंधीय वनों में कई पादप प्रजातियों द्वारा विकसित पुष्पमूल यानी बिटरस रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है ये वे वृक्ष को आलम्बन प्रदान कर उन्हें गिरने से रोकती हैं। और सेकेंड है वे पादप के लिए पोषक तत्वों की कमी वाले मृदा की गहन परतों से मृदा तत्वों के निष्कर्षण में विशिष्ट होती हैं। और सेकेंड है वे जल प्लावित मृदा वाले प्रयासों में पादपों की वायु में श्वास लेने में सक्षम होती है। तो देखो ये गलत है, क्योंकि ये जो बिटर रूट्स के बारे में कहा गया है यानी पुष्टमूल, तो ये मतलब ये श्वसन मूल होती हैं, ये जल प्लावित क्षेत्रों में होती हैं, तो ये बिटर रूट के बारे में नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है। और ये जो पादप होते हैं, ठीक है, पोषक तत्वों की कमी वाले गहन मृदा के बारे में तो नहीं, और इन क्षेत्रों में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। और ये जो ऊपरी सतह पे जो प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं उनको जो है पौधे को मतलब प्रोवाइड कराने में सहायता करती हैं, ठीक है। और ये मतलब होती हैं कि अवलंबन भी प्रदान करती हैं। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाता है, तो केवल 1 इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 34। इसमें कहा गया कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जिम्मरमैन योजना किससे संबंधित है, तो संबद्ध है। तो फर्स्ट है कि पश्चिमोत्तर भारत के मुस्लिम बाहुल प्रांतों से ब्रिटिश सेना की वापसी से। सेकेंड बी ऑप्शन है कि एशिया में प्रादेशिक विजय है तो आंग्ल डच समझौते से। और सी ऑप्शन है कि कांग्रेस और शीर्ष नेताओं को सरकार में उच्च पदों का प्रस्ताव करते हुए उनके साथ एक समझौता वार्ता से। डी ऑप्शन है कि जर्मन समर्थन के लिए एक अखिल भारतीय विद्रोह का प्रतिपादन करने से। तो ये डी ऑप्शन सही है, ये जर्मन समर्थन के साथ जो अखिल भारतीय विद्रोह का प्रतिपादन करने से संबंधित है जिम्मरमैन योजना, ठीक है। इसी के बारे में बात करती है और इसकी स्थापना जो आपको देखने को मिली थी, ठीक है, जिम्मरमैन योजना की, तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1870 में, ठीक है। तो ये भी इसका याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रवाल भित्तियां बाह्य व्यवधानों के विरुद्ध एक सुदृढ़ प्रत्यावस्था प्रदान करती हैं। निम्नलिखित कारकों में से कौन सी इनकी प्रत्यावस्था में योगदान करते हैं। तो फर्स्ट है स्वस्थ शाकाहारी आबादी। सेकेंड है कि स्वस्थ स्रोत भित्तियों से सुदृढ़ संयोजकता और प्रवालों के
आकार वितरण में समरूपता, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो मानव का मतलब निम्न मानवीय प्रभाव, ठीक है, ये भी इसका एक मतलब जो होता है जो व्यवधानों के विरुद्ध एक सुदृढ़ होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, डी ऑप्शन सही है हमारा जो है प्रवाह विधियों के संबंध में। नेक्स्ट है कि खाद्य उत्पादन के संदर्भ में कुल ध्रुवीय यौगिकों यानी टोटल पोलर कंपाउंड टीपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि इसका निर्माण वनस्पति तेलों को बार बार तलने के दौरान होता है, ठीक है। और सेकेंड है भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने यानी FSSAI ने खाद्य वनस्पति तेलों में TPS की सीमा को 5% से अनाधिकृत निर्धारित किया है। तो ये गलत है सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये 25% निर्धारित किया गया है और इससे अधिक होगा तो उन वनस्पति तेलों को जो है मतलब 25% या इससे कम होना चाहिए। अगर इससे अधिक है तो उन वनस्पति तेलों को जो है खाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ये FSSAI फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का जो ये मतलब बात करती है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट हमारा सही है। ये तेल को बार बार जो है तलने के दौरान ये होता है, मतलब इसमें होता है TPS यानी टोटल पोलर कंपाउंड, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, केवल एक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह विंध्य पहाड़ियों में अवस्थित है, इसमें अधिकांश शुष्क पर्णपाती वन सम्मिलित हैं और ये केन नदी से होकर प्रवाहित होती है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट पूछे गए हैं कि टाइगर रिजर्व कौन से टाइगर रिजर्व के बारे में बात करता है। तो पन्ना ए ऑप्शन, बी बेतला, सी बंधवगढ़ और पेंच डी ऑप्शन। तो देखो ये ए ऑप्शन सही है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात करता है। वहाँ विंध्य पहाड़ियों में अवस्थित है ये और शुष्क पर्णपाती वन भी है वहाँ पे और केन नदी होकर बहती है यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं 38 में इसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है पद की शपथ भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। सेकंड है कि कोई भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है उसे शपथ या प्रतिज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत है, शपथ और प्रतिज्ञान लेने की आवश्यकता होती है उसे, और इसे जो है उपराष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता है। ये उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं, डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 39, इसमें कहा गया कि यदि पृष्ठ तनाव जैसी कोई परिघटना नहीं होती तब निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सूक्ष्म कीट जल पर गमन करने में सक्षम नहीं होते, अपमार्जक के प्रयोग द्वारा बर्तन और वस्त्रों की सफाई करना कठिन हो जाएगा और जल की बूंदें गोलाकार आकार में नहीं होंगी। और फोर्थ है कि स्ट्रॉ के उपयोग द्वारा किसी द्रव का सेवन संभव नहीं है। तो देखो फोर्थ स्टेटमेंट में जो कहा गया ये गलत है, क्योंकि जो स्ट्रा में है ये पृष्ठ तनाव से संबंधित नहीं है, ये दबाव से संबंधित है। जो स्ट्रॉ होती है जब हम उसे मतलब स्ट्रॉ से किसी द्रव को खींचते हैं तो उसमें जो प्रेशर होता है वो मतलब कम हो जाता है, तो ये दबाव से संबंधित है। लेकिन जो सूक्ष्म कीट के गमन में सक्षम जो नहीं होंगे तो ये भी सही है, क्योंकि अगर पृष्ठ तनाव नहीं होगा तो ये कीड़े और मच्छर वगैरह हैं जो ये पानी पर गमन करते हैं ये नहीं कर सकते। और अपमार्जक प्रयोग के द्वारा बर्तनों और उसमें जो वस्त्रों की सफाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, ठीक है, और गोलाकार बूंद भी नहीं बनेगी। तो तीनों स्टेटमेंट ये सही हो गया है, चौथा हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है, केवल 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र की उपचारात्मकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। तो फर्स्ट है कि विगत 3 वर्षों में सबसे बड़ी सौर प्रज्वाल की परिघटना। सेकेंड है ध्रुवीय भंवर मेघों का विभाजन और विश्व भर में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रदूषण स्तर में कमी और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत एरोसोल के उपयोग पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो ये बताया गया है इसके बारे में कि ओजोन छिद्र में जो आर्कटिक छिद्र था, ठीक है, ओजोन छिद्र आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र, उसमें उपचारात्मक के लिए जो उत्तरदायी कारण है वो सबसे उत्तरदायी कारण मतलब है कि ध्रुवीय भंवर मेघों का विभाजन होना, क्योंकि जो है इससे जो है जो अभी हाल ही में देखा गया थी कि ओजोन छिद्र बिल्कुल ही समाप्त हो गया। और इसके साथ साथ इसमें जो ये विश्व भर में जो कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था उससे भी प्रदूषण कम हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त जो है ध्रुवीय भंवर मेघों का विभाजन से है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा 40 क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट 41 पे, इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रही लास्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा। सेकेंड बी ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा, या फिर सी ऑप्शन है कि द सेव द चाइल्ड द्वारा, और डी है गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। तो ए ऑप्शन सही है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा ये रिपोर्ट जो है बनाई गई है यूनिसेफ द्वारा, क्योंकि इसमें अभी हाल ही में देखा गया कि भारत में प्राकृतिक आपदा, हिंसा और संघर्ष के मामले में 5 बिलियन लोगों का जो है विस्थापन हुआ है, ठीक है, उन्हीं के बारे में ये बात करता है। तो ये इसीलिए ये रिपोर्ट बनाई गई है।
तो ये जो है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 42 इसमें कहा गया है कि जिला न्यायालय के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं मतलब अर्हताएं होनी यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट है कि नियुक्ति से पूर्व केंद्र या राज्य सरकार की मतलब नियुक्ति से पूर्व केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। सेकेंड है नियुक्ति हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतम नहीं है मतलब हाई कोर्ट के द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि वो राज्य सेवा में भी नहीं होना चाहिए और जो है उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के द्वारा उसकी सिफारिश की गई हो। इससे साथ साथ वो 7 वर्ष की अधिवक्ता हो और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है आर्टिकल 233 के अंतर्गत, ठीक है, मतलब 233 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि 43 में कहा गया कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में सलबाई की संधि किनके मध्य हस्तांतरित की गई। तो फर्स्ट है ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य, बी है कि ब्रिटिशों और मराठाओं के मध्य, फ्रांसीसियों और हैदराबाद के निजाम के मध्य, और डी ऑप्शन है पुर्तगालियों और डचों के मध्य, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही है। जो आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश और मराठाओं के मध्य हुई थी 17 मई, ठीक है, 17 मई 1782 में ये साइन की गई थी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि पण्य श्रम व्यवहार कर यानी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में बताया गया है कि विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह घरेलू कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज द्वारा दिए गए मतलब श्रम व्यवहार पर आरोपित कर है, मतलब कमोडिटी पर आरोपित कर है, ठीक है। सेकेंड है कि इसका उद्देश्य अत्यधिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना और प्रतिभूति बाजार या मतलब कमोडिटी बाजार मतलब कमोडिटी मार्केट के मध्य समता स्थापित करना है, ठीक है। तो जो इसमें कहा गया है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। और ये कमोडिटी जो टैक्सेस होते हैं ये 2013 में लगाए गए थे और ये बहुत ही कम होते हैं, 0.01% होते हैं, ठीक है। ये जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम या क्रूड ऑयल पर लगाए जाते हैं। तो इसको जो है अभी जो है इसे हटाने की मांग की जा रही, तो सरकार ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया है, शायद अगली बार से इसको ना लगाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पदों का उपद्रव किसके प्रावधानों के तहत हुआ है। तो फर्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858 और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका डी ऑप्शन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो ये था चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, ठीक है। इसी के अंतर्गत 21 में मतलब 1921 में इस पद की स्थापना की गई थी और 1925 में केंद्रीय विधानसभा का जो है प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी चुने गए थे विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 46, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों ही अंग्रेज के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष में ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कृत पर सहमत थे और गांधी जी ने ग्रामीण स्वरोजगार और आत्मनिर्भर हेतु चरखे की वकालत की थी, जबकि टैगोर ने इसके उपयोग पर असहमति व्यक्त की थी क्योंकि इससे व्यक्ति की रचनात्मक स्वतंत्रता पर हनन होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है लेकिन फर्स्ट गलत है क्योंकि गांधी जी जो है अंग्रेजी मतलब राजनीतिक संघर्ष में तो सम्मिलित थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी, लेकिन वो संस्थानों के जो ब्रिटिश संस्थान थे उसके बहिष्कार पे मतलब बहिष्कार पर सहमत नहीं थे रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन गांधी जी जो है ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार को जो है प्रोत्साहित करते थे, मतलब उसका समर्थन करते थे। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है, केवल 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया कि समुद्री हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये किसी सागर या महासागर में अत्यधिक गर्म मौसम की विस्तारित अवधि होते हैं और सेकेंड है ये प्रायः अल नीनो की पराकाष्ठा के सह घटित होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हीट वेव के जो मेरीन हीट वेव के बारे में कहा गया है, ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और ये एल नीनो का ही मतलब एल नीनो की पराकाष्ठा से गठित होते हैं और ये जो महासागर में अत्यधिक गर्म स्थल होते हैं उन्हीं को ये मतलब वही विस्तारित होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। चलते नेक्स्ट में 48 में इसमें कहा गया कि निम्नलिखित किन राज्यों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकेंड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है नागालैंड। तो देखो इसमें देखो महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं और तमिलनाडु और नागालैंड, ये तीनों में आपको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेगी जो मानसूनी वर्षा है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, आर्द्र और नम जलवायु पाई जाती है जो मतलब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के लिए उपयुक्त होती है। ये मतलब परिस्थितियाँ उपयुक्त है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पर्णपाती वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ 200 से कम और 70 सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा के बीच स्थान स्थित है ये, इसलिए यहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मतलब वर्षा आधारित पर्णपाती वन, ठीक है। तो यानी पर्णपाती वन मतलब जो पत्तियाँ गिरा देते हैं अपने
एक मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं ताकि उनका जो ज़्यादा शुष्क मतलब जो वाष्पोत्सर्जन ना हो सके, ठीक है। तो हमारा इसमें स्टेटमेंट सही हो जाता है 1/3 4th हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 49। इसमें कहा गया कि भारत में सोने के मूल्यों में वृद्धि हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट है रुपए का अवमूल्यन, सेकेंड है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संविदात्मक मौद्रिक नीतियों के उपाय, और थर्ड है कि आर्थिक नीतियों की बढ़ती अनिश्चितता। तो देखो जो इसमें कहा गया है, ठीक है, 49 में जो भारत में सोने के मूल्यों में वृद्धि के बारे में, ठीक है, तो जो ये वृद्धि के बारे में बात करता है, तो इसमें देखो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रुपए के अवमूल्यन से भी सोने के मूल्य में वृद्धि होती है और आर्थिक नीतियों की बढ़ती अनिश्चितता के कारण। लेकिन जो ये संवैधानिक मौद्रिक नीति के उपाय के संदर्भ में इसको नहीं जो है इसका उसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 सही हो जाता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 50 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि केशव चंद्र सेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है उन्होंने ब्रह्म समाज के बैठकों में सभी धर्मों शिक्षाओं को शामिल करने में का समर्थन किया और देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और उन्होंने जाति व्यवस्था का दृढ़ता से विरोध किया और अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। तो देखो ये तो गलत स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा 3rd ऑप्शन सही है, क्योंकि जाति व्यवस्था और दृढ़ता पर विरोध और अंतर्जातीय विवाह का समर्थन भी किया था उन्होंने, और ब्रह्म समाज की बैठकों में सभी धर्मों और शिक्षाओं को शामिल करने का भी समर्थन किया था केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। लेकिन ये जो सेकेंड में कहा गया ये गलत है, क्योंकि भारतीय ब्रह्म समाज जो बना था ये आपको 1865 में केशव चंद्र सेन और उनके सहयोगियों ने बनाया था। लेकिन जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे ये जो ब्रह्म समाज की शाखा चली आ रही थी, ठीक है, तो यही 2 पार्टों में डिवाइड हो गया था। तो ये जो आदि ब्रह्म के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो क्योंकि हुआ क्या था, जो आपको देखने को मिला था इसमें जो ये केशव चंद्र सेन थे, इन्हें जो है 1838 में भारतीय ब्रह्म समाज का आचार्य ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया गया था, जिसकी स्थापना की थी 1828 में राजा राम मोहन राय ने। तो इन्होंने इनका आचार्य बना दिया। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब शिक्षाओं को, मतलब सभी धर्मों की शिक्षाओं को, अंतर्जातीय विवादों और दृढ़ताओं को शामिल कर लिया। तो इसीलिए जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य बनाया था। तो इन्होंने जो इनको ये बातें पसंद नहीं आई, तो इन्होंने इनको पद से जो है बर्खास्त कर दिया, आचार्य पद से, और स्वयं उस पद पर नियुक्त हो गए। तो जो है वो आदि जो रविन्द्रनाथ टैगोर की थी, तो ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर की थी जो शाखा, वो जो है आदि ब्रह्म के नाम से जाने लगी। लेकिन जो केशव चंद्र सेन ने 1865 में जिसकी स्थापना की, ये जो है भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगी, ठीक है। तो ये पूरी थी ये घटना, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पूरे हो जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। एक लाइक और एक शेयर, आपका कोई फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसमें एक लाइक और एक शेयर और एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि कोई भी वीडियो में डालूँ। और इसके साथ साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको उसका जो है वीडियो मिल जाएगा वहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि जो टेलीग्राम होता है वो दे देता है नोटिफिकेशन तुरंत। और उसके साथ साथ आप लोग क्या कीजिए कि टेलीग्राम तो ज्वाइन ही कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ भी आपको वहाँ से मिल जाता है, ताकि आपको इसका रिवीजन भी कर पाएँ इस पीडीएफ का, ठीक है। और अच्छे से रिवीजन कीजिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए बहुत। और जो है आपको बहुत ज़्यादा इस समय प्रैक्टिस की ज़रूरत है और रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए इसमें, ठीक है। और अगला कल आपको कुछ दोस्तों ने कहा है कि मतलब सर ऐसा कीजिए कि सारे वीडियो जो है इसके दृष्टि मतलब इसके बना दीजिए, आईएएस वाली विजन के, पीसीएस के रोक दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले इसके बना दें, उसके बाद जो है पीसीएस का लाएंगे, ठीक है। तो हम लगातार इधर अब आपको देखने को मिलेंगी आईएएस के ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।